स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पर अपने प्रश्नों को ख़त्म किया था, आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु है? भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? 1 जून से 5 जून तक। चलो इस चीज़ को काट दो। स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पर अपने प्रश्नों को ख़त्म किया था, आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखिएगा इस चीज़ को, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। तो इस डाटा को याद रखिएगा कि भारत में मानसून कब आता है? जून के प्रथम सप्ताह में आता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में? 1 जून से 5 जून के बीच में। और सबसे पहले मानसून आता कहाँ पर है? केरल में आता है। तो इस पूरे डाटा को आप याद रखिएगा। भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है, जून के प्रथम सप्ताह में आता है, 1 जून से 5 जून के बीच में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है? तो ये अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वो सबसे पहले केरल में आता है और जून के प्रथम सप्ताह में आता है। तो जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल में आता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट बनता है वर्षा से ही संबंधित, कि जाड़ों के दिनों में वर्षा कहाँ पर होती है? तो जाड़ों के दिनों से मतलब जनवरी और फरवरी के महीनों में अथवा जाड़ों के दिनों में वर्षा कहाँ पर होती है? तो वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु के तटों पर होती है। और क्यों होती है? लौटते हुए मानसून के कारण, जिसको हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण अथवा लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु के तटों पर जाड़ों के दिनों में यानी जनवरी और फरवरी के महीनों में वर्षा होती है। ये एक आपका महत्वपूर्ण डाटा है जिसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह, ये कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप जो आपका द्वीप समूह है ये अरब सागर में है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह किससे निर्मित है? यानी लक्षद्वीप जो एक द्वीप है वो किससे निर्मित है? तो वो एक प्रवाल भित्ति से निर्मित है, जिसको हम लोग कोरल भी कहते हैं। तो लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल भित्ति के माध्यम से हुआ है, जिसको हम लोग कोरल भी कहते हैं। वेल्लोर के निकट कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप है? तो वेल्लोर का मतलब होता है बेंगलोर। वेल्लोर का मतलब आप समझ लीजिए कर्नाटक राज्य में है। इसके निकट एक प्रवाल भित्ति वाला द्वीप है यानी प्रवाल द्वीप है, जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। तो यानी कि 2 प्रवाल द्वीप अभी आपने पढ़े। पहला श्रीहरिकोटा जो कि वेल्लोर के निकट है, और वेल्लोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। दूसरा लक्षद्वीप भी एक प्रवाल भित्ति द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में टोटल हमारे पास 36 द्वीप हैं। आगे, मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है? तो ये जो मिनिकॉय है ये भारत में है, जो मालदीव है ये एक अलग देश है। तो मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है। कहने का मतलब अगर हम इसको चित्र के माध्यम समझें तो ये आपका ऊपर लक्षद्वीप है, यहाँ छोटा सा आपका मिनिकॉय बना है और यहाँ पर एक अलग देश आपका मालदीव है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है और उसके ऊपर आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग
करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है। तो एंड्रोथ जो है वो आपका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे छोटा जो द्वीप है वो बिस्ट्रा है। ठीक है। लक्षद्वीप की जो भाषा है वो कौन सी है? तो लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मलयालम है। जो आपके केरल में बोली जाती है मलयालम, वही भाषा लक्षद्वीप में भी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान, इस प्रश्न को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम सबको पता है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे निर्मित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी से निर्मित है। तो यानी अंडमान निकोबार द्वीप बना किससे है? ज्वालामुखी से बना है। इससे पहले आपने लक्षद्वीप पढ़ा, वो किससे बना था? प्रवाल से बना था, जिसको हम लोग कोरल भी कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके जो सारे प्रश्न आप पढ़ रहे हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज का यही उद्देश्य है कि आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको ये सारे प्रश्न रट जाएंगे और इन्हीं में से आपको कोई ना कोई प्रश्न मिलेगा। इसके आगे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो जो अंडमान निकोबार की राजधानी है ये तो आपको याद ही होना चाहिए, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? यानी कि अंडमान निकोबार का दूसरा नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार का दूसरा नाम मरकत द्वीप है। इसको हम लोग एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। तो एमराल्ड आइलैंड कहिए, चाहे मरकत द्वीप कहिए, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहिए, तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो कि कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। तो अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर उत्तरी है, उसके नीचे मध्य है, फिर लघु है और उसके नीचे दक्षिणी अंडमान। 4 भागों में जो आपका उत्तरी अंडमान है वहाँ पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है ये अभी अभी ऊपर बताया गया था, कौन सा? अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल जो अभी ऊपर बताया गया था वही अंडमान निकोबार को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और निकोबार को कौन अलग करता है? तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। ठीक है। तो निकोबार कहाँ है? भारत में है और ये सुमात्रा कहाँ पर? इंडोनेशिया में है। यानी 2 देशों के बीच में जो बॉर्डर बनाता है वो ग्रेट चैनल बनाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी और लघु अंडमान, हमने बताया अभी अभी कि अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर उत्तरी, फिर मध्य, फिर लघु और फिर दक्षिणी। तो दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? तो डंकन पास या डंकन दर्रा इसे कहते हैं। डंकन पास भी बोलते हैं अथवा डंकन दर्रा भी आप इसे कह सकते हैं। तो जो डंकन दर्रा है वो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच का एक दर्रा है, दोनों को अलग करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान द्वीप के मूल निवासी कौन से हैं? तो अंडमान द्वीप के मूल निवासी ओंग जनजाति है। तो ओंग जो जनजाति है वो अंडमान की मूल निवासी है। निकोबार द्वीप के मूल निवासी कौन है? तो जो निकोबार द्वीप के मूल निवासी हैं उनका नाम है सोमपेन। तो सोमपेन जनजाति निकोबार की मूल निवासी है। ओंग जनजाति अंडमान की मूल निवासी है। ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ध्यान से इसे आप सुनते रहिए, सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पर है? मध्य अंडमान में है। तो मध्य अंडमान में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बैरन ज्वालामुखी है वह स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी द्वीप उत्तरी अंडमान में है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि वह कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। यानी उत्तरी अंडमान में कौन सा ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ब्रिज का काम कौन करता है?
ब्रिज मतलब होता है पुल। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पुल का काम आदम ब्रिज करता है। इसी आदम ब्रिज को हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर कौन सा देश स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर न्यू मूर द्वीप स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे जिन लोगों को काला पानी की सज़ा होती थी यानी कि अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, वो कभी वापस लौट कर भारत नहीं आ पाते थे, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से पुकारा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जो आदम ब्रिज का एक भाग है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, उसमें कौन सा द्वीप है जो आदम ब्रिज यानी कि राम सेतु का ही एक भाग है? तो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पब्बन द्वीप स्थित है। इस द्वीप का नाम याद रखिएगा, पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्रीक कहाँ पर है? तो सर क्रीक के बारे में याद रखिएगा, ये गुजरात में है और यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, और गुजरात में कहाँ पर है? कच्छ के रण में है। तो कच्छ के रण का मतलब होता है रेगिस्तान, तो कच्छ के रेगिस्तान में सर क्रीक स्थित है, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये तो सबको याद है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के उत्तर में, यानी उत्तर मतलब ऊपर कौन सा देश है? तिब्बत हमारा देश है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो छोटी बनाने का उद्देश्य यही होता है कि आप वीडियो को 2-3 बार देख के सारे प्रश्नों को रट सकें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।